अच्छे से समझ में आए। उसका सबसे आसान तरीका है कि आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। जब इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा, लेकिन अगर आप बोझ समझ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम 3.2 करने जा रहे हैं। आप आज बताइए जरा 3.2 किस पर बेस्ड होगी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड का थर्ड, यही है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड का थर्ड बताना है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायर्स खरीदता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्या खरीदता है भाई? ये है बैट्स। यहाँ ध्यान, आप कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, बुक नहीं देखेगा, कुछ इधर उधर नहीं देखेगा। यहाँ देखिए, अगर आपने ये एक बार में समझ लिए तो ये एग्जाम के लिए डायरेक्टली तैयार हो जाते हैं। एक कोच है वो 7 बैट्स खरीदता है और बॉल्स कितनी खरीदता है? 6। और इनकी जो टोटल कॉस्ट है, कल मैंने आपको बताया था सिंगल का जो अमाउंट होता है उसको रेट कहते हैं, और जो टोटल होता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट। ये कितना है? 3800 रुपीज़ की मिला के आते हैं। कितना? 7 बैट्स और 6 बॉल्स। ठीक है। शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। अगर क्या खरीदता है? 3 बैट्स और बॉल्स कितनी? 5 बॉल्स खरीदे तो कम की आएंगी ऑब्वियसली, तो 1750 यानी 1750 यानी 1750 रुपये की आती है। अब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे फाइंड द कॉस्ट। कल ही जैसा क्वेश्चन है, बस वहाँ पर पेन और पेंसिल की बात थी, यहाँ पर किसकी बात है? बैट और बॉल की बात है। तो हमें इसमें सबसे पहला सपोज क्या करना होता है? आपको देखो, सेंटेंस मैंने नहीं बनाया है, मैं आपको उस मेथड से समझा रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आए, टेबल बना के। पर आप जब करेंगे कॉपी में या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में या होम एग्जाम की कॉपी में, आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल्स टू, सॉरी, लेट रेट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x और लेट रेट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y। ये आप सपोज कर लेंगे। फिर आप ये भी लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स इक्वल्स टू 7x एंड कॉस्ट ऑफ कितनी बॉल्स है? 6 बॉल्स इक्वल्स टू 6y। तो यानी जब अगर हमने इसके रेट को x लिया है, इसके रेट को y लिया है, तो पहली कंडीशन में 7x इसकी कॉस्ट हो जाएगी खाली बैट्स की, और बॉल्स की हो जाएगी 6y, और मिला के क्या हो जाएगी? 3800। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन बनेगी 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। दूसरी बार में हमने 3 ही बैट्स खरीदे तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे मुझे बताने की आवश्यकता है। ठीक है, मेन काम क्या था? इक्वेशन फॉर्म करना, उसके बाद इनको कैंसिल करके आपने एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाली। आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। 7 3 नहीं बन सकता, 3 7 नहीं बन सकता, दोनों 21 बन सकते हैं। तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, और दूसरी को 7 से। इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21x प्लस 18y प्लस इक्वल टू ये जितना भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 7 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 21x, ये कितना हो जाएगा 7 5 का 35y, और ये जितना भी होगा मल्टीप्लाई करके। फिर इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे कि प्लस? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इक्वेशन को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। जब दोनों इक्वेशन पॉजिटिव, मतलब जैसे ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, x वाली टर्म अगर दोनों पॉजिटिव है और हम इसे कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये माइनस होकर जितना आएगा y की वैल्यू आ जाएगी,
y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, नहीं हुई ना, मैंने कई बार बोल दी बात, तो कंफ्यूजन नहीं। अगर ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से ये नेगेटिव जगह कट जाएगा। लेकिन अगर ऊपर पॉजिटिव और नीचे पहले से ही नेगेटिव है, अगर आप फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के साथ माइनस होकर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस प्लस कैंसिल नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, अगर एक पहले से पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड क्यों करना है, क्योंकि ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये कट जाएगा। समझ रहे ना बात को? अब तो नहीं हो रहा कंफ्यूजन, मैं अपने ही बोल बोल के तुम्हें कंफ्यूजन कर दिया है। देखो मेरा इस समय पढ़ाते समय ध्यान कहीं और चला गया। यही होता है, ध्यान कहीं और जाने पर हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमें याद नहीं रहता। अभी मेरा दिमाग कहीं और चला, तो सेम चीज़ आपके साथ होती है। आप जब क्लास में बैठे होते हैं और अगर बाहर देख रहे हैं या ध्यान नहीं है, किसी और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो फिर आप क्लास में बैठे तो हैं पर जो बोर्ड पे हो रहा है वो आपकी ना समझ में आएगा ना आप उसको सुन रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन बनेगी हमारी 7x + 6y = 3800। यहाँ से 7x = क्या हो जाएगा, 3800 - 6y, और यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 3800 - 6y / 7। तो इतनी बड़ी वैल्यू आपकी x की दूसरे इक्वेशन में रखनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन या इसी में भी रखनी है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, कितना था वो, 3x + 5y = 1750 था। अब देखो तो यहाँ 3 × x की वैल्यू है 3800 - 6y / 7 + 5y = 1750। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर मेथड लिखा हुआ नहीं आता है वहाँ पर आसान क्या पड़ता है, एलिमिनेशन। क्या पड़ता है, आसान एलिमिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन में डिजिट्स बड़ी बड़ी हो सकती है, तो सब्स्टिट्यूशन में रखने में क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लगती है ऐसी। ठीक है, अगर ये एलिमिनेशन से करते तो देखो कितना फटाफट हो जा रहा था। अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3800 - 18y / 7 + 5y = 1750। इसको होल अपॉन में लाने के लिए यहाँ 1 मान के एलसीएम लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 300 300 3 8 24 का 4 कैरी 2 3 9 11 हो जाएगा, शायद देख लेना सही है कि नहीं, -18y। अब ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 35y हो जाएगा। ये होल अपॉन 7 आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि नहीं होगा, अब तो सिंपल हो गया। ये कितना हो जाएगा, 35 में से 18 गए, कितने बचे, बताओ। 36 में से 18 जाते तो 18 में से 17 बचे ना, = ये हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई कर लो, 700 35 + 3 कितना बचा, देखो एक बार कितना आ रहा है, क्या देखना। इतना ही आएगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -17y = 12250 माइनस, गलत आ रहा है नहीं तो ये प्लस के बचेगा, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, प्लस का बचेगा, क्योंकि 35 प्लस करें तो कितना आ रहा है, माइनस करके बताना जरा, माइनस करिए। 12,250 में से 11,050 आ जाएगा। y = कितना आ जाएगा, 50। तो यानी कि y क्या था, बॉल की कीमत कितनी है, 50। अब जो x की वैल्यू थी ना, ये कहाँ गई वो, ये यहाँ पर y की जगह 50 लगाइए, इस वैल्यू में y की जगह 50 लगाइए जरा, 300 हो जाएगा, ये होगा ना। 300 को माइनस करेंगे 3800 में से कितना बचेगा, 3500 को 7 से डिवाइड करिए, 500। तो बैट की कीमत कितनी आ जाएगी, 500, और बॉल की कीमत कितनी आई, 50। इनमें आया, तो ऐसे। और अभी इतनी देर इसको करने में लगी, अगर इसको हम एलिमिनेशन से कर रहे होते हैं तो चुटकियों में हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है सब्स्टिट्यूशन को,
इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर एग्ज़ाम में आपको दिया नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से करें तो आप एलिमिनेशन से करेंगे। यही क्वेश्चन। अगला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ये कहूँगी अगर पूछा जाए कि इस एक्सरसाइज का टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, देख लो। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, कई बार पूछा गया है ये, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ये बताइए कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया है? कोई धुरंधर जिसको समझ आया हो? आप में से ट्यूशन कितने बच्चे जा रहे हैं? किस किस ने चैप्टर कर लिया? कर लिया? बताओ। समझ में नहीं आया तो फिर जा क्यों रही है? पैसे फालतू है मम्मी पापा के पास, बाकी आ गए। तो यही वाला तुमने पूछा ट्यूशन वाले से, जेंट्स लेडीज जो भी हैं, एक बार पूछा। देखो तुम्हारे अंदर मज़े की बात क्या है, तुम स्कूल आते हो, स्कूल में समझ में नहीं आए तो भी पूछने से डरते हो, यहाँ क्लियर नहीं कर पाते, फिर तुम ट्यूशन जाते हो, तुम सोचते हो ट्यूशन में पूछेंगे। अब ट्यूशन में भी अगर 15 बच्चे या 20 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और 20 में से अगर 15 ने कह दिया हमें आ गया, तो बाकी 5 नहीं पूछते, तो वहाँ भी पैसा बर्बाद करते हैं। और यहाँ देखो ये कह रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम है। ये है थर्ड का 4th पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, ध्यान से सुनिए। किसी सिटी में, मान लिया हल्द्वानी की बात होगी, अब अगर ऐसा कर दिया जाए, मतलब ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, या जो टैक्सी यूनियन होती है उनके द्वारा, या जो ऑटो यूनियन होती है उनके द्वारा, वो एक लगाए रहते हैं ना आजकल ऑटो के ऊपर भी चार्ज। तो अगर ये कहा जाए कि हल्द्वानी में कहीं पर भी जाना हो, तो आपको, अगर आप थोड़ी सी डिस्टेंस जा रहे हैं, मान लिया कि आप कालाडूंगी चौराहे से बैठे और थोड़ा सा ऊपर आके उतर गए, जहाँ पे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे उतर गए, तो अब रेट कैसे डिसाइड होगा? तो अगर टैक्सी वाले या ऑटो वाले ये कहते हैं कि कितने भी नज़दीक आप उतरिए, 10 रुपीज़ तो आपको देना ही, फिक्स चार्जेस होंगे, चाहे 4 कदम चाहिए जाइए, चाहे 20 कदम जाइए, मतलब 10 तो फिक्स है, 10 देना है। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से देना है, ठीक है। यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं, तो मान लिया शुरू के लिए तो आपको 10 रुपीज़ तो देने ही देने हैं, चाहे आप 4 ही कदम जाएँ, कितने भी नज़दीक उतर जाए। और उसके बाद आपको हर किलोमीटर का कितना देना है? मान लिया 15 रुपये पर किलोमीटर या 12 रुपये पर किलोमीटर, कितना भी मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये फिक्स चार्जेस तो ऐड होंगे ही, प्लस 10 किलोमीटर की आपने जर्नी करी और 12 रुपये पर किलोमीटर ले रहा है, तो ये भी जुड़ेगा। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे ही इसमें वो कह रहा है कि ऐसा है इस सिटी में कि 2 तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर सिटी के अंदर आप ट्रैवल करते हैं तो फिक्स चार्जेस है और चार्जेस पर किलोमीटर भी है, और एक बंदे को ये दोनों ही चीज़ पे करनी है। तो लेट फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू x और चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल्स टू y, ठीक है। अब पहली बार में पहले वो कह रहा है कि कितनी दूर चला, वो 10 किलोमीटर, और 105 रुपये 105 रुपीज़ उसने पे करे। तो भाई मान लिया वो 10 किलोमीटर चला है, तो उसने x तो दिया ही दिया, ठीक है। और 10 किलोमीटर के लिए जो पर किलोमीटर चार्ज है वो y रुपीज़ पर किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर का चार्ज y रुपये है। तो उसने कितने किलोमीटर चला? 10, तो 10y हो जाएगा। ये टोटल मिला के उसने 105 रुपये पे करे, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर के लिए जितना पर किलोमीटर के हिसाब से वो मिला के उसने कितना पे करा? 105 रुपीज़, ठीक है। और अगर 15 किलोमीटर जाया जाए तो फिक्स चार्ज तो ये पे करना ही है, और 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा,
और इक्वल टू कितना है 155। तो ये कह रहा है कि बताओ कि फिक्स चार्ज कितना रखा गया है और चार्जेस पर किलोमीटर कितना रखा गया है। तो क्या करेंगे इसको, अब इसको अभी फिर कहेगा ये मेरे से कि मैडम इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से ही कर देते हैं। दो इक्वेशन हमारी बन गई, किसी भी पहली इक्वेशन ये है और दूसरी ये। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसा आप करना चाहें। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको हम रख देते हैं दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन है हमारी x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब x की जगह ये रखना है, x नहीं रखना है, x को हटा देना है, तो x की जगह ये रखना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को y में बना देंगे। 155 तो कितना हो जाएगा, ये 15y में से 10y चले गए, तो कितना बचा 5y प्लस के कि माइनस के, प्लस के बचेंगे 155। अब ये 105 को उधर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल्स टू कितना हो गया 50, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो यानी कि जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो कितना है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। आप फिक्स चार्ज निकाल लो यहाँ से, ये फिक्स चार्ज x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, यानी 105 माइनस 10 इंटू 10, वाई की वैल्यू 10 है, 105 माइनस 100 यानी कि 5, x इक्वल्स टू 5, यानी फिक्स चार्ज कितना है 5। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, अब हम पहले चेक भी करेंगे। देखो अगर फिक्स चार्ज 5 रुपये है तो 5 रुपये तो फिक्स लेना ही है, लेना उसने, और चार्जेस पर किलोमीटर 10 रुपये, तो 10 किलोमीटर का 10 टाइम या 100 हो गया, तो उसने 105 बिल्कुल सही पे की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर जर्नी 25 किलोमीटर की करनी है उसने, तो उसको कितना रुपीस देना पड़ेगा, तो 5 रुपये तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस 25 का इंटू 10 और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 250, यानी 255। कितने रुपीस देगा वो 255। आप क्लियर हो गया, आपको आ गया है या अब भी नहीं आया? अब भी नहीं आया तो बता दो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अब इसमें कैसे पूछा गया है, सिचुएशन चेंज कर देते हैं। मान लिया 10 15 दे रखा है तुम्हें, तो उसने कुछ और दे दिया, 12 किलोमीटर दे दिया, 24 किलोमीटर, इसी टाइप का बना दिया मतलब क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत सारे आर.डी. शर्मा में भी मिल जाएंगे, आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे, ठीक है। सब बच्चे खरीद के लाए होंगे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल खरीदिए किसी ने? उसकी कोई भी आवश्यकता बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होती, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप कंसंट्रेट करिए एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़िए, मतलब इतने अच्छे से पढ़िए कि आपको याद हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में है, कहाँ पर है, उसका आंसर क्या है। इतनी बार प्रैक्टिस कर दीजिए कि ये तो आपको नींद में भी कोई ऐसे हिला दे तो आप बता दो उंगलियों को, समझ में आए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जब आप इसको कर करके बोर हो जाए, आपको लगे कि मुझे अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई कहीं से भी उठा के पूछ ले, फिर आपको लगे बार बार इसको कितना पढूं, तो प्रैक्टिस के लिए आप आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा कर सकते हैं। पर बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है, क्योंकि जो आपके आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल है ना, वो कॉम्पिटिशन लेवल की बुक्स हैं। तो किसी कंपटीशन की तैयारी जब हम करते हैं तो थोड़ा बहुत उसको देख सकते हैं, उसमें आपके सिलेबस से बाहर का भी है। अब आप सिलेबस का तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उसको पढ़ने लग गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आप पूछेंगे, आप किसी भी ऐसे एस्पिरेंट से पूछिए जो IAS PCS या किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको पहला सजेशन यही देगा कि 6 to 12 की NCERT पढ़ लीजिए। क्या सजेशन देगा? 6 to 12 की NCERT, क्योंकि बेसिक्स किस में होते हैं NCERT में, ठीक है। और NCERT CBSE की बुक है और CBSE का ही बोर्ड है, CBSE ही पेपर बना रहा है, तो वो अपने सिलेबस से बाहर पेपर क्यों बनाएगा? वो वही बुक से तो पेपर बनाएगा जो तुम्हारी लगा रखी है उसमें, समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब फ्रैक्शन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड का 5th, ठीक है। क्या कह रहा है? अब फ्रैक्शन, यहाँ देखो, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. बहुत आसान है। फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x और लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 12 होगी, तो मुझे बता, हो गई क्या?
y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, ध्यान इधर दो, कल मैं पूछूंगी ये क्वेश्चन। फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाती है। कर दीजिए, x को कर दीजिए x + 2, y को कर दीजिए y + 2, तो फ्रैक्शन बराबर हो जाता है 9/11 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 11x + 22 = 9y + 18। इसको इधर लाएंगे, 11x - 9y = 18 - 22, 11x - 9y = -4, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर वो कह रहा है 3 ऐड कर दो दोनों में, x + 3 होल बॉन्ड है, y + 3, तो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 5/6। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है और एक इक्वेशन इस तरीके की बना लेनी है, आगे आपको बताइए क्या। ठीक है, ये एक और है इसमें क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन, ये कल करेंगे। ठीक है, और कल अगले एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे।